हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नई दृष्टि के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सीरीज में हम संस्कृति पढ़ रहे थे। आज उसी के टॉपिक को थोड़ा हम महत्वपूर्ण घराने पढ़ेंगे और आज हम उत्तर प्रदेश के भूगोल भी स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज हम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण घराने पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अब हम देखें महत्वपूर्ण घराना जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, संस्कृति के तहत आता है उत्तर प्रदेश के। और यहाँ से क्वेश्चंस यूपीपीसीएस हो गया, आरओ हो गया, एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते रहे हैं। अब हम देखें कि पहला घराना, अगर महत्वपूर्ण घराने की स्टडी हम करते हैं तो जो पहला घराना है वो है लखनऊ घराना। मतलब इम्पोर्टेंट घराना ही हम पढ़ेंगे। तो पहला यहाँ पॉइंट है लखनऊ घराना। अब हम लखनऊ घराने के तहत कौन कौन से लखनऊ घराने संबंधित है दोस्तों। तो लखनऊ घराने से संबंधित है खुर्शीद अली खां। कौन संबंधित दोस्तों? खुर्शीद अली खां, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, वाजिद अली शाह। दोस्तों खुर्शीद अली खां, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, वाजिद अली शाह। अब देखें कि उत्तर प्रदेश का जो हमारे शास्त्रीय नृत्य है उसमें अगर हम उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य देखें तो कथक है। क्या है दोस्तों? कथक है। और शंभू महाराज और बिरजू महाराज कथक नृत्य के लिए ही प्रसिद्ध थे जो है। तो ये आप देख लें। अब पूछ लेता है कि शंभू महाराज किस नृत्य से संबंधित थे और बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित थे। तो ये कथक नृत्य से संबंधित थे। अब हम देखें किराना घराना। किराना घराना हम देखते हैं किराना घराना कौन से वहाँ संबंधित है। जैसे लखनऊ देखें तो लखनऊ क्षेत्र से संबंधित है। लखनऊ में ही इसका विकास किया गया है। अब किराना घराना तो मुजफ्फरनगर जो उत्तर प्रदेश का नॉर्थ वाला जिला है, नॉर्थ में है, जहाँ सहारनपुर और मुजफ्फरनगर बगल में है उसके। तो मुजफ्फरनगर जो है, मुजफ्फरनगर में कौन कौन है इंपॉर्टेंट दोस्तों जो महत्वपूर्ण घराने से संबंधित, मतलब कि किराना घराने से संबंधित है वो लोग कौन से हैं दोस्तों। तो काले खां हो गए, गंगूबाई हो गई, भीमसेन हो गए, हीराबाई हो गई। इसको आप याद कर लीजिए कि किराना घराने से काले खां, गंगूबाई, भीमसेन दोस्तों और हीराबाई। ये तो हो गए किराना घराने से संबंधित। अब हम देखते हैं बनारस घराना। क्या है दोस्तों? बनारस घराना जो कि बनारस में ये है। अब बनारस घराना में ना ठुमरी जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। वो कभी कभी पूछता है कि ठुमरी किस घराने से संबंधित है। तो ये बनारस घराने से संबंधित है। अब देखें कि बनारस घराने से संबंधित कौन कौन से लोग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। जैसे देखते हैं आप गिरिजा देवी, सितारा देवी का हाल ही में 2018 में निधन हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सितारा देवी किस घराने से संबंधित थी और किससे संबंधित थी। तो ये ठुमरी जो है गाती थी और ये बनारस घराने से संबंधित थी। फिर देखते हैं हम रसूल बाई, किशन महाराज कौन है दोस्तों? तो ये तबला वादक है। कौन है दोस्तों? तबला वादक है। अब हम देखते हैं बिस्मिल्लाह खां ये बहुत महत्वपूर्ण जो है उत्तर प्रदेश के वो है, मतलब कि साहित्यकार, मतलब ये किससे संबंधित है बिस्मिल्लाह खां। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, तो ये शहनाई वादक थे। शहनाई वादक जो है, शहनाई का आविष्कार या शहनाई वादक की जो महत्वपूर्ण विख्याति प्राप्त हुई है तो बिस्मिल्लाह खां ही थे जो है। अब देखते हैं लास्ट में ठाकुर जयदेव सिंह दोस्तों। तो ठाकुर जयदेव सिंह इनको बोलते हैं जो ये संगीत है ना, संगीत के पितामह बोले जाते हैं। तो आप ये देखिए संगीत के पितामह किसे बोलते हैं दोस्तों? तो ठाकुर जयदेव सिंह को संगीत के पितामह। ये फैक्ट आपने यहाँ देखा कि संगीत का पितामह कौन कहा जाता है? तो ठाकुर जयदेव सिंह कहा जाते हैं। और बिस्मिल्लाह खां से संबंधित है, शहनाई से संबंधित है, शहनाई बजाते थे ये। फिर हम देखते हैं फोर्थ घराने जो है रामपुर घराना दोस्तों। रामपुर घराने में देखते हैं तो कौन कौन से लोग हैं। तो नेमत खां हैं और अमीर खां हैं। कानपुर घराने से संबंधित है, नेमत खां हैं और अमीर खां हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों इटावा घराना। इटावा घराना से कौन से व्यक्ति संबंधित है? तो इनायत खां, ध्रुव तारा। इसको आप याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस मिलान के लिए रहते हैं। यूपी स्पेशल का ये फेवरेट टॉपिक है। घराने से संबंधित हो गए, नृत्य से संबंधित हो गया, पर्यटन हो गया वहाँ का। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
और लोक नृत्य हो गया, लोकगीत हो गया, मेले हो गए, जो आपने पिछले एपिसोड में या पिछले सीरीज में आपने पढ़ा था। फिर हम देखते हैं ये उत्तर प्रदेश की संस्कृति के तहत हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए दोस्तों। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास और संस्कृति हमने पढ़ लिया। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो उत्तर प्रदेश के भूगोल एवं पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज हम उसको भी थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश का भूगोल और पर्यावरण। अब हम दोस्तों देखें कि उत्तर प्रदेश के बारे में, जब भूगोल के बारे में हम अगर पढ़ना स्टार्ट करें, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो कौन से स्थान पे है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पे 4th नंबर पे है। क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से 4th नंबर पे। तो 1st नंबर पे कौन है दोस्तों? तो राजस्थान है, ऐसा राजस्थान है। 2nd पे दोस्तों MP है, मध्य प्रदेश है। 3rd पे महाराष्ट्र है, और 4th पे उत्तर प्रदेश है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश भारत में जो है वो 4th स्थान पे है दोस्तों। और अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो प्रथम पे है, बहुत जनसंख्या, 19 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। फिर हम देखते हैं कि उत्तर का अब हम भूगोल और पर्यावरण अगर हम देखें, तो उत्तर प्रदेश का अगर हम भूगोल पढ़ते हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन अगर देखें तो मुख्यतः जो है उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन किया गया था दोस्तों, तो तीन जो है प्राकृतिक जो है भागों में इसको बांट के हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं 3 प्राकृतिक भागों में कौन कौन से भाग बटे हुए हैं। तो पहला है भाबर एवं तराई प्रदेश, दूसरा है गंगा यमुना का मैदान। पहला है भाबर एवं तराई प्रदेश। अगर हम उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटे तो पहला आ गया भाबर एवं तराई प्रदेश, जो है जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं वहाँ पे है ये भाबर एवं तराई प्रदेश जो है। सहारनपुर वगैरह भी है। तो आप क्षेत्र मतलब वो जगह भी, जिले भी पूछ लेते हैं। फिर हम देखते हैं गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना का जो द्वीप है, गंगा यमुना का मैदान है, वो 2nd है जो है प्राकृतिक, अगर जो भौतिक विभाजन के तहत हम देख रहे हैं। 3rd देखते हैं दक्षिण का पठारी भाग। पहला है भाबर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा है गंगा यमुना का मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठारी प्रदेश। अब हम देखते हैं भाबर एवं तराई क्षेत्र। तो भाबर अगर हम क्षेत्र देखते हैं तो यहाँ कंकड़ पत्थर की अधिकता होती है, मतलब ये उपजाऊ से कम उपजाऊ होते हैं। उपजाऊ का जो सबसे पुराना वाला भाग होता है वो जो है भाबर क्षेत्र में आता है, जहाँ से नदियाँ जो है नदियाँ वहाँ से हट चुकी हैं, निकल चुकी हैं जो है। तो यहाँ पे कंकड़ पत्थर, और यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि नदियाँ जो है नीचे बहती हैं, मतलब नीचे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। नदी रहती है लेकिन वो कंकड़ पत्थर के नीचे से बहती है, तो विलुप्त जो है यहाँ पे नदियाँ दिखती हैं, नदियाँ दिखती ही नहीं है, तो विलुप्त हो जाती है यहाँ पे। फिर हम देखते हैं तराई। अगर हम तराई देखें तो जो गोरखपुर वगैरह का क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र में आता है, जहाँ पे जापानीज इंसेफेलाइटिस जो बीमारी है दोस्तों, तो वो जो है गोरखपुर क्षेत्र में बहुत फैलता है जो है, तो वो तराई क्षेत्र भी है, तराई क्षेत्र उसको हम कहते हैं। तो अगर हम तराई का क्षेत्र हम देखते हैं तो जो भाबर के दक्षिण में आएगा, तो पहले भाबर आएगा, फिर तराई क्षेत्र आता है, फिर खादर क्षेत्र आता है जो बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो तराई में जो है क्या है, तो बहुत दलदली क्षेत्र है, वहाँ नदियाँ रहेंगी, वहाँ पे बहुत कीचड़ युक्त नदियाँ रहती है दोस्तों, दलदली क्षेत्र रहता है। कीचड़ युक्त नदियाँ यहाँ पे रहेंगी, ये कीचड़ युक्त जो है क्षेत्र रहता है। फिर हम देखते हैं गंगा यमुना का अगर हम मैदान देखें तो गंगा जो उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती हैं और वहाँ से होते हुए संगम, आप जानते ही हैं प्रयाग में गंगा यमुना का संगम है, तो पूरा जो है गंगा यमुना द्वीप है और बहुत उपजाऊ क्षेत्र है वहाँ पे जो कृषि से संबंधित अगर हम क्षेत्र देखते हैं तो गंगा यमुना जो है द्वीप में कृषि की अधिकता बहुत ज़्यादा है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे देख लें दोस्तों कि 50 किलोमीटर लंबी एवं 8 किलोमीटर चौड़ी चट्टी है। 50 किलोमीटर लंबी चलेगी और 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को ही गंगा यमुना का मैदान कहते हैं। अब हम देखते हैं जो 3rd हम प्राकृतिक विभाजन के रूप में देख रहे हैं, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो दोस्तों जो है जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है वहाँ पे जैसे बुंदेलखंड और बघेलखंड का क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र आएगा दोस्तों, तो बुंदेलखंड एवं
बघेलखंड का क्षेत्र, ये आता है दक्षिण के पठारी प्रदेश में। तो ये हमने उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन या प्राकृतिक विभाजन हमने देखा, जो 3 भागों में बांटकर हम अभी पढ़ रहे थे। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु अगर हम देखें दोस्तों, तो कह सकते हैं कि समशीतोष्ण और मानसूनी या शुष्क जलवायु क्षेत्र है। तो अब हम देखते हैं कि दो जो है यहाँ पे भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की जलवायु को 2 भागों में बांट रखा है, अपने अपने हिसाब से इन्होंने वो किया है। तो अगर कोपेनहेगन के अनुसार हम देखते हैं दोस्तों, कोपेनहेगन के अनुसार देखते हैं दोस्तों, तो कोपेनहेगन ने उत्तर प्रदेश की जलवायु को CWG में मतलब बताया है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है दोस्तों, तो CWG प्रकार की है, मतलब शुष्क मानसूनी है, शुष्क मानसूनी है उत्तर प्रदेश की जलवायु। अब हम देखते हैं कि थार्न थ्वेट थे वो भी भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने क्या क्या बताया उत्तर प्रदेश की जलवायु को, CVW अर्थात समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु, आर्द्र जलवायु, उपाद्र जलवायु या आर्द्र जलवायु, समशीतोष्ण। तो आप देख रहे हैं कि कोपेनहेगन ने CWG बताया, शुष्क मानसूनी जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, और थार्नवेट ने क्या बोला, CVW समशीतोष्ण आर्द्र या उपाद्र जलवायु। ये हो गया उत्तर प्रदेश की जलवायु। ये फैक्ट है, ये फैक्ट आप देख लीजिए कि कोपेनहेगन ने CWG बोला है और थार्नवेट ने CVW बोला है। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के किसी जलवायु क्षेत्र देखें तो ये कितने प्रकार का है दोस्तों, तो 9 प्रकार का है। कितने प्रकार का है दोस्तों, कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है, मुख्यतः 9 प्रकार का है। अब हम देखें कि मृदा समूह क्षेत्र कितना है। कृषि जलवायु 9 प्रकार का है, मृदा समूह क्षेत्र कितना है दोस्तों, 8 प्रकार का है। कितना है दोस्तों, तो 8 प्रकार का है, ये 9 प्रकार का है। और कृषि जलवायु क्षेत्र 9 प्रकार का है, मृदा समूह क्षेत्र उत्तर प्रदेश का 8 प्रकार का है। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र अगर हम देखें तो ये जो है 20 है, इसका ये कितना है दोस्तों, तो 20 है। आप इस फैक्ट को देख लीजिए, याद कर लीजिए। कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है और मृदा समूह क्षेत्र 8 है और कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 है, 20 है। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों, ये भी एक फैक्ट है। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल में ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो अगर सर्वाधिक हम वर्षा देखते हैं कहाँ होती है दोस्तों, तो गोरखपुर जिले में होती है। गोरखपुर अभी आप पढ़ रहे थे कि तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश का नेपाल से सटा हुआ जिला है, तो गोरखपुर है। अब हम देखते हैं सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है दोस्तों, तो मथुरा में होती है। कहाँ होती है दोस्तों, तो मथुरा जिले में। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में, सबसे कम वर्षा दोस्तों मथुरा में होती है। अब देखते हैं कि सबसे नम भूमि कहाँ है उत्तर प्रदेश के, सबसे नम सर्वाधिक नम भूमि कहाँ पे है, जहाँ पे नमी सबसे ज्यादा है, ये है सोनभद्र। ये जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ये दक्षिणी जिला है। जब आप इसके पहले पढ़े थे ना कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला फिर सहारनपुर आपने देखा था, फिर दक्षिणी जिला सोनभद्र है, और पूर्वी जिला आपने बलिया देखा था, पश्चिमी जिला आपने शामली देखा था ना, आपने पढ़ा था। तो सबसे नम भूमि सोनभद्र, और सोनभद्र जो है ये जो है ये तीन या मतलब 4 राज्यों से घिरा भी, ये भी एक फैक्ट है। तो 4 राज्यों से सोनभद्र घिरा भी है। अब हम देखते हैं कि सबसे कम नम भूमि जो है उत्तर प्रदेश की कौन सी है, तो बागपत है, बागपत। आपने देखा ना कि सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में, सबसे कम वर्षा मथुरा में, सबसे नम भूमि सोनभद्र में, और सबसे कम नम भूमि बागपत में है। तो ये हम आज ने उत्तर प्रदेश का भूगोल हमने दोस्तों स्टार्ट कर लिया है। तो भूगोल और पर्यावरण दोनों पढ़ेंगे हम इसमें। तो भूगोल का थोड़ा थोड़ा हमने देख लिया, फिर जलवायु हमने पढ़ा, अब उत्तर प्रदेश की मिट्टी पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की वर्षा पढ़ेंगे। अगर हम वर्षा में एक पॉइंट और देख लेते हैं कि वर्षा कैसे होती है उत्तर प्रदेश में, किस प्रकार की वर्षा का जो वो है कहाँ से होती है। तो अगर हम वर्षा देखें दोस्तों, तो वर्षा में जो है ये पश्चिम बंगाल की शाखा से होगी, बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से ही उत्तर प्रदेश में बारिश होती है। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून का जो है बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वहां से उत्तर प्रदेश की वर्षा होती है ये। और एक फैक्ट और है दोस्तों,
अगर हम देखें कि उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं कि ये तो हमने देखा कि सर्वाधिक मतलब जो वर्षा है वो कौन सी शाखा से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी से होती है। अब हम देखें कि कौन सी ऋतु में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो ये होती है जुलाई अगस्त में। ऋतु अगर हम देख लें तो ऋतु अगर हम देखते हैं तो जुलाई और अगस्त में होती है। जुलाई एवं अगस्त में जो है इस ऋतु में वर्षा उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक होती है। तो उत्तर प्रदेश के भूगोल में हम कल पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का क्या बोलते हैं मिट्टी हो गया, उत्तर प्रदेश की कृषि हो गई, उत्तर प्रदेश का परिवहन हो गया, ये सारे टॉपिक उत्तर प्रदेश के भूगोल में आते हैं। पर्यावरण में वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, जितने सारे अभ्यारण्य या वो लेक हो गए, उत्तर प्रदेश के लेक हो गया। रामसर में शामिल कुछ स्थल भी हम पढ़ लेंगे जो भी हाल में भी कुछ शामिल किए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा आपने पढ़ा होगा कि तमिलनाडु में और सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश में ही है रामसर स्थल में। तो ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों आप पढ़ते रहें और क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे। आप हम तो बहुत कभी मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करने की आवश्यकता है। हम और आप साथ में पढ़ेंगे तो हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।